नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए जो भी हमारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उन सारे घटनाक्रम को यहां पर हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो ये वीडियो आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में नहीं होगी। यहां पर एक टाइमलाइन के जरिए हम लोग 1857 से लेकर के 1947 के जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उन सारे के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं उनके ऊपर जो 20% का ऑफ आपको दिया जा रहा था, अब ये आपके 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। अगर आप मेरा कोड KV10 यूज करेंगे तो पहले आपको 10% का ही डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब आपको KV10 कोड यूज करने पर 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर दिया जाएगा और ये ऑफर सिर्फ 30 तारीख तक ही वैलिड है। इसके अलावा अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है और ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑफर है, क्योंकि इसमें आपको IIT JEE, NEET UG क्लास 8वीं से 12वीं का जो प्लस कोर्स है ये मात्र 299 रुपये में मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर भी आप कोड KV10 यूज करेंगे तो ये आपको 239 रुपये में ही मिलेगा। तो जो आपके ट्यूशन की फीस होती है उससे भी कम प्राइस में आप यहाँ पर 45 दिनों का प्लस कोर्स परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए और आप अपने भाई अपने बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में IIT JEE, NEET UG और क्लास 8वीं से 12वीं का कोर्स ले सकते हैं। बाकी अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1857 की। तो ध्यान रखिएगा 1857 में 10 मई को हमारा जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन है, जिसे हम लोग पहले सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत होती है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि मेरठ से ये शुरू होता है और उसके बाद में जब ये हमारा आंदोलन चल रहा था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1857 की जो क्रांति है ये पूरी तरीके से समाप्त हुई थी 1859 में, जो कि ऑलरेडी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद में 1859 में चलते हैं तो 1859 में नील आंदोलन होता है, यानी कि नील की खेती के लिए जो आंदोलन होता है बंगाल और बिहार में किसानों के द्वारा, ये हमारा होता है 1859 में। फिर 1885 आप सभी को पता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके संस्थापक थे और जब ये पार्टी स्थापित हुई थी उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। तो दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग चलते हैं सीधे 1905 में। 1905 में क्या होता है, तो उस समय जो भारत के वायसराय होते हैं उनके द्वारा 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा की जाती है कि जो हमारा बंगाल राज्य है वो 2 भागों में बटेगा। 2 भागों में बांटने का पीछे सिंपल सा मतलब था कि जो हिंदू वाला एरिया है उसको अलग कर दो, मुस्लिम वाला अलग कर दो, यानी कि फूट डालो और राज करो, कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट था। और ये घटना हुई थी 1905 में। उसके बाद में 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता से इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ध्यान रखिएगा स्वदेशी आंदोलन ये आपके बंगाल विभाजन के विरोध में भी था और ये शुरू होता है 1905 में। फिर बात करते हैं 1906 की। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 2 भाई होते हैं, एक का नाम सलीम उल्लाह खान था, एक का नाम था आगा खान। इन दोनों के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश की जो वर्तमान राजधानी ढाका है वहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है आज़ादी के पहले वो हमारे भारत का ही हिस्सा थी। तो ये मत समझिएगा कि बांग्लादेश में ये पार्टी बनी थी, ये भी पार्टी हमारे भारत में ही बनी थी। उसके बाद में 1907 का समय आता है। 1907 में जो हमारा कांग्रेस है वो डिवाइड हो जाता है और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो हुआ था आपके सूरत में। तो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, नरम दल और गरम दल में आपका जो कांग्रेस है वो विभाजित होता है।
रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो 1907 में ये अधिवेशन होता है सूरत में। फिर बात करते हैं 1911 की। अब देखिए 1911 में आपकी दो घटनाएं हुई थी। एक तो जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसको रिस्टोर कर दिया गया था, यानी कि ये इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जॉर्ज पंचम और वहाँ की जो महारानी मैरी हैं वो आपके आए थे भारत, और उन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दौरान ये भी घोषणा की गई थी कि हमारे देश की जो राजधानी कोलकाता में है वो राजधानी आपकी होगी दिल्ली। तो ये घोषणा भी 1911 में होती है जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। फिर चलते हैं 1916 में। 1916 में क्या होता है, तो लखनऊ एग्रीमेंट होता है, या फिर आप लोग लखनऊ पैक्ट भी इसे कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए जो लखनऊ समझौता है ये आपके कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था ये अधिवेशन, तो 1916 में ये अधिवेशन होता है। अंबिकाचरण मजूमदार जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अधिवेशन इसलिए खास है क्योंकि जो 1907 में सूरत के अधिवेशन में नरम दल यानी कि गोखले जी वाला और गरम दल यानी कि लाल बाल पाल वाला जो अलग हुए थे, इनके बीच में समझौता हो जाता है और ये दोनों फिर आपस में मिल जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस का मुस्लिम लीग से भी समझौता होता है इसी अधिवेशन में। तो इसीलिए लखनऊ पैक्ट महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा 1916 में हुआ था और जो हमारे अंबिकाचरण मजूमदार जी हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर चलते हैं 1916 में ही, तो होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं 1917 में। तो आपको पता होगा कि 1916 में जब हमारे कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहाँ पर, लखनऊ में, तो उस समय गांधी जी भी आए हुए थे और एक हमारे राजकुमार शुक्ला हैं बिहार के, वो गांधी जी को इनवाइट करते हैं कि आप बिहार के चंपारण में आइए और यहाँ पर जो चंपारण सत्याग्रह है इसको भी आप थोड़ा सा लीड करिए। तो गांधी जी यहाँ पर नील की खेती के विरोध में जो आंदोलन हुआ था तिनकठिया प्रणाली के विरोध में, उसमें सपोर्ट देने के लिए 1917 में पहुँचते हैं आपके बिहार में। तो ध्यान रखिएगा गांधी जी का ये पहला आंदोलन था हमारे देश में, जो कि 10 अप्रैल 1917 को हुआ था बिहार के चंपारण में। उसके बाद में समय आता है 1918 का। तो 1918 में फरवरी का महीना था और उस समय अहमदाबाद में जो मिल है उसके मजदूर भूख हड़ताल कर रहे थे और उसमें गांधी जी ने उनका सहयोग किया था। फिर 1918 की बात आती है, तो 1918 में 22 मार्च 1918 को गुजरात में जो हमारे किसान हैं जो कि बढ़े हुए टैक्स का विरोध कर रहे थे, उसको भी गांधी जी अपना समर्थन देते हैं। तो ये तीन घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, जबकि जिसमें से चंपारण सत्याग्रह 1917 है, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 है और खेड़ा सत्याग्रह है 1918 का। फिर चलते हैं 1919 में। तो 1919 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है हमारे इतिहास में, जिसके दर्द अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की ये घटना है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है, यहाँ पर जनरल डायर के आदेश पर गोलीबारी करवाई जाती है और बहुत सारे हमारे देश के जो लोग हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फिर बात करते हैं 1919 की। तो मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों के द्वारा जो ब्रिटेन के द्वारा तुर्की के खलीफा का जो पद छीन लिया गया था, उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद अली और शौकत अली ने 27 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर बात करते हैं 1919 की ही। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, आप सभी को पता होगा, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इस कानून में ये व्यवस्था की गई थी कि किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ बताए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो गांधी जी ने इसीलिए एंटी रॉलेट सत्याग्रह भी किया था। तो ध्यान रखिएगा ये आपका आया था 1919 में। तो 1919 का ये साल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें टोटल 3 घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। फिर चलते हैं 1920 में। तो ध्यान रखिएगा 1920 में हमारे गांधी जी के द्वारा अपने सबसे पहले बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसका नाम होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसे हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत की जाती है और गांधी जी के द्वारा स्वदेशी चीज़ों के प्रयोग को यहाँ पर
बढ़ावा देने की बात की जाती है। तो असहयोग आंदोलन ध्यान रखिएगा 1920 में 1 अगस्त के दिन गांधी जी के द्वारा शुरू होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये था कि जो भी हमारे भारत के लोग हैं वो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, तो इसी के लिए असहयोग आंदोलन शुरू होता है। लेकिन जब ये आंदोलन आपका चल रहा था, लगभग 3 साल इसको हो गए थे, वैसे भी अंग्रेजों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ा था। तो उसी समय 1922 में उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है वहाँ पर चौरी चौरा नाम का एक स्थान है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घटना हो जाती है। यहाँ पर होता क्या है कि हमारे यूपी के कुछ लोग होते हैं जो कि 4 फरवरी 1922 को एक जेल में जाते हैं और वहाँ पर जेल में लगा देते हैं आग। तो 20 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी होते हैं अंग्रेजों के, उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। और इस प्रकार से इस घटना के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ले लिया था वापस। यानी कि आप कह सकते हैं कि गांधी जी को यहाँ पर एक मौका मिल गया था आंदोलन वापस लेने का। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। उसके बाद में 1923 की बात करें तो स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण घटना और होती है 1915 में, नहीं जी 1915 नहीं है, 1925 है जी, ये ध्यान रखिएगा। 1925 में एक घटना होती है जिसे हम लोग काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम काकोरी कांड हुआ करता था, लेकिन पिछले साल सीएम योगी ने इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो आपको इसकी डेट बतानी है, आप बताइएगा कि किस डेट को ये घटना हुई थी। दरअसल इसमें होता क्या है कि जो हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, जिसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग शामिल होते हैं, उन लोगों के द्वारा एक सरकारी ट्रेन होती है, उसमें से सरकारी खजाने को लूट लिया जाता है। तो ये घटना 1925 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं 1927 में। 1927 में क्या होता है कि जो ब्रिटेन के द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया था, यानी कि जो 1919 का एक्ट आया था, उसमें क्या चीज़ें रही थी क्या नहीं रही थी उसको चेक करने के लिए एक आपके कमीशन का गठन किया जाता है 1927 में। तो ये जो कमीशन है 27 में गठित होता है और ये 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है बॉम्बे में। आपको पता होना चाहिए कि इसी साइमन कमीशन का विरोध हमारे लाला लाजपत राय जी कर रहे होते हैं, जिस समय उनको लाठी की चोट लगती है और उनकी डेथ हो जाती है। और आपको ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें टोटल 7 मेंबर थे और 7 इसमें अंग्रेज थे, यानी कि किसी भी भारतीय को साइमन कमीशन का मेंबर नहीं बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये घटना होती है 1927 में। फिर बात करते हैं 1928 की। तो 1928 में एक हमारी रिपोर्ट फेमस है जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हमारे देश को आप लोग डोमिनियन स्टेटस दें और इसके अलावा हमारे यहाँ पर भी एक संविधान सभा बने या एक संविधान हमारे देश का हो और हम लोग स्वयं अपना करेंगे शासन। तो ये जो विधेयक है वह 28 अगस्त 1928 को नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1929 में एक घटना और होती है। होता क्या है कि एक आपके यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल आता है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो इसको लेकर के हमारे जो भगत सिंह हैं और बटुकेश्वर दत्त हैं ये विरोध दर्ज कराते हैं और इनके द्वारा एक फुस्की बम फोड़ा जाता है, यानी कि एक ऐसा बम होता है जिसके कारण किसी को कोई चोट वगैरह नहीं लग सकती है। तो उस बम को ये लोग फेंकते हैं असेंबली में। कहने का मतलब ये था कि केवल उद्देश्य था कि जो आपकी सोई हुई सरकार है उसको जगाया जाए। तो असेंबली में बम फेंकते हैं 1929 में और ये एग्जैक्ट फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। फिर चलते हैं 1930 में। तो ध्यान रखिएगा 1930 में पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब आपके 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास किया जाता है। प्रस्ताव में ये कहा जाता है कि जो हमारा 1930 होगा इसमें हम लोग 26 जनवरी के दिन से भारत की आज़ादी का दिन मनाएंगे। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पास किया जाता है और फिर ये फैसला होता है कि हम लोग 26 जनवरी 1930 से हर साल मनाएंगे पूर्ण स्वराज दिवस। फिर 1930 की ही बात है जब गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च की शुरुआत की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च ये आपका 12 मार्च 1930 को शुरू होता है गुजरात के अहमदाबाद से।
1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है लंदन में, जिसमें हमारी कांग्रेस शामिल नहीं होती है। हालांकि देश के जो अन्य राज्य रजवाड़े थे, मुस्लिम लीग वगैरह थी, वो इसमें शामिल हुई थी। 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है 5 मार्च को। तो ये समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण है। टोटल 11 सूत्रीय मांगें थी हमारे गांधी जी की, और इस 11 सूत्रीय मांगों के ऊपर ये समझौता होता है गांधी और उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन के बीच में। तो ध्यान रखिएगा 1931 का ये समझौता है, जो कि होता है 11 पॉइंट पर। फिर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें हमारे गांधी जी शामिल होते हैं। तो पूछा जाता है कई बार कि गांधी जी कौन से वाले सम्मेलन में शामिल हुए थे, या 1931 का जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस को लीड किसने किया था? तो ये किया था हमारे गांधी जी ने। अच्छा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। उसके बाद में 1932 में क्या होता है कि ब्रिटेन के एक पीएम उस समय जो थे रामजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की जाती है। यानी कि एक बार फिर बांटने वाला काम, जैसे आज बांट करके देश चलता है, उसी प्रकार से अंग्रेज भी बांटने का ही काम करते थे। तो सांप्रदायिक अवार्ड से इन्होंने ये कहा है कि जहाँ पर जिसकी जनसंख्या होगी उसी के लोगों के द्वारा वहाँ पर चयन किया जाएगा अपने प्रतिनिधित्व का। तो इस प्रकार से गांधी जी फिर इसका भी विरोध करते हैं, और इसी के कारण जो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें भी कांग्रेस शामिल नहीं होती है। ध्यान आपको क्या रखना है कि जो हमारे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हमारे भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर जी शामिल हुए थे। तो ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो ध्यान रखिएगा ये भीमराव अंबेडकर साहब थे, जो कि तीनों में शामिल हुए थे। फिर चलते हैं 1932 में। तो ये जो सांप्रदायिक अवार्ड था, इसी को लेकर के पूना एग्रीमेंट होता है यरवदा जेल में। यहाँ पर गांधी जी और अंबेडकर साहब मिलते हैं, और यहीं पर होता है पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद में आपको पता ही होगा कि भारत शासन अधिनियम आता है 1935 में, और इसी के जरिए हमारे देश में पहली बार चुनाव होता है 1937 में। तो ये ध्यान रखिएगा 1937 में ये चुनाव होता है। फिर बात करते हैं 1940 की। तो 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव आता है। अब ये प्रस्ताव है क्या? देखिए, होता क्या है कि 22 और 24 मार्च को जो मुस्लिम लीग है उसके सत्र का आयोजन होता है लाहौर में। लाहौर यानी कि उस समय तो भारत ही था, तो लाहौर में यहाँ का सत्र चलता है, और यहीं पर यह मांग की जाती है कि भारत को 2 भागों में बांटा जाए और पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बनाया जाए, जो कि आपके होगा मुस्लिमों के लिए एक देश। तो पाकिस्तान प्रस्ताव ये 1940 में पास होता है। फिर बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। तो अगस्त प्रस्ताव ये 1940 में आता है, और उस समय के जो भारत के वायसराय हैं, जिनका नाम लॉर्ड लिनलिथगो है, उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। दरअसल ये एक प्रकार का लॉलीपॉप था। लॉलीपॉप इसलिए दिए जाने की घोषणा की गई क्योंकि आपको याद होगा कि 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय हमारे देश के लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था अंग्रेज़ों का। इस विश्वास पर किया था कि 1914 के बाद जब ये मतलब विश्व युद्ध समाप्त होगा तो अंग्रेज़ हमको कर देंगे फ्री। लेकिन अंग्रेज़ कहाँ फ्री करने वाले थे, उन्होंने धोखा दे दिया। तो इसीलिए 1940 में एक बार फिर लॉलीपॉप दिया जाता है भारतीयों को कि भैया ये लॉलीपॉप है, देखिए आप हमारी एक बार फिर से मदद करिए, तो हम लोग इस बार आपको कर देंगे फ्री। लेकिन इस बार भारत के लोग इस झांसे में नहीं आते हैं, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो फिर ध्यान रखिएगा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। इसका भी उद्देश्य यही था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है इसमें भारतीयों का सहयोग लिया जाए। भारत के द्वारा इसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये 22 मार्च 1942 को आता है। उसके बाद में उसी साल फाइनली गांधी जी थोड़ा सा गुस्सा होते हैं और उनके द्वारा शुरू किया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। कहाँ से शुरू होता है? तो अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, या इसे हम लोग ग्वालियर टैंक मैदान कहते हैं। ये मुंबई में है, और वहीं से गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो ध्यान रखेंगे 1942 में शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी दौरान डू आर डाई यानी कि करो या मरो का नारा भी गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। फिर आ गए हम लोग 1942 में ही। तो 42 में आज़ाद हिंद फौज का गठन भी होता है मोहन सिंह के द्वारा, अगस्त 1942 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली होते हैं, उनके द्वारा इस कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है, और इसमें भारत में संविधान सभा के गठन की बात की जाती है। फाइनली 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन हमारे भारत के वायसराय बनाए जाते हैं,
और उसी समय भारत के बंटवारे की घोषणा होती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1947 के जरिए। और फाइनली 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त को, लेकिन 14 अगस्त के दिन भारत और पाकिस्तान नाम से दो अलग अलग देश भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही संक्षिप्त में जो भी हमारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं 57 से लेकर के 47 तक, उनको हमने डिस्कस किया है। फिर हम लोग आगे चल के इसको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और मैं थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से कौन सी घटना हुई थी। फिलहाल वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।